नमस्कार दोस्तों, परफेक्ट सक्सेस पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 8 क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट करने जा रहे हैं और मैंने यूट्यूब पे बहुत लोगों को देखा कि यह सर्च मार रहे हैं कि मैंने भी खुद देखा कि एनसीईआरटी जब हम लोग सर्च मार रहे हैं तो हिंदी मीडियम में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ उपलब्ध नहीं है। इसी कारण हम लोग एनसीईआरटी अब 8 का स्टार्ट कर रहे हैं और एनसीईआरटी सीरीज हम लोग लगातार स्टार्ट करते रहेंगे। 8 के बाद 9, 10 ऐसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 11, 12 सभी। तो आज हम लोग देखेंगे और यकीन मानिए कि हम लोग इतिहास को ऐसे भी पढ़ सकते हैं, आप लोगों को अब लगेगा और इतिहास आप लोग का फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। चलिए हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 का नाम है कैसे, कब और कहाँ। कैसे, कब और कहाँ का मतलब है कि इतिहास कैसे स्टार्ट हुआ, कब से स्टार्ट हुआ, कहाँ से, मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इस सब के बारे में हम लोग देखेंगे। समझना है? जैसे तारीख कितनी महत्वपूर्ण है, समझ में? तारीख कितनी महत्वपूर्ण होती है, आप लोग के मन में हरदम चलता होगा कि भाई तारीख तो बहुत रटना पड़ता है, तारीख कितनी महत्वपूर्ण है, कौन सी तारीख रटना है, कौन से नहीं। तो इसी के बारे में आपका भ्रम जो है दूर करने के लिए पहला चैप्टर में ये सब लिखा हुआ है। जैसे लिखा हुआ है कि एक वक्त था जब इतिहासकार लोग थे, इतिहासकार मतलब जो इतिहास लिखने वाले हैं, तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। मतलब जब देखो तब तारीख के बारे में ही हरदम लिखे रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, मतलब कब राजा ताजपोशी मतलब क्या हुआ, कब राजा को ताज पहनाया गया, समझ में? कब राजा को गद्दी पर बैठाया गया, मतलब कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, बताइए। वह इतिहासकार लिखता था कि राजा कब गद्दी पर बैठा, कब कौन सा युद्ध हुआ। इन्हीं तारीख पर गर्मा गर्म बहसें चलती थी, यही सब तारीख लिखा रहता था। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। आप सभी जानते हैं कि इतिहास में बहुत सारी तारीखें होती है रटने के लिए। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई। क्या यह सही बात है? नहीं, इतिहास बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो इतिहास बहुत उबाऊ है भाई, आपने सुना होगा। बस तारीख रटते चले जाओ, समझ में? लोग कहते हैं क्या इतिहास के बारे में यह जो धारणा है वह क्या यह सही है? तो नहीं, इतिहास के बारे में जो यह धारणा है वह बिल्कुल सही नहीं है। इतिहास हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत अच्छा, हम लोग अच्छे से इसको पढ़ेंगे। अब इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में ही होता है। आप जानते हैं इतिहास उसे ही कहते हैं जो आने वाले बदलाव होता है। जैसे पहले क्या होता था, अब क्या होता है, वही बदलाव के बारे में इतिहास लिखा रहता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी, मतलब पहले चीज़ें किस तरह की थी और उनमें क्या क्या बदलाव आए। इतिहास में यही सब हम पढ़ते हैं। इसका मतलब यही है, जैसे ही हम अतीत मतलब पुराने जमाने और वर्तमान की तुलना करते हैं, दोनों में कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं और हम समय का जिक्र करने लगते हैं कि भाई अतीत मतलब कितना समय पहले, वर्तमान मतलब अभी का बात कर रहे हैं, यानी समय का जिक्र आ रहा है। हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। समझ में आ गया? पहले और बाद में की हम बात यहाँ पे करने लगते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में, रोज की जिंदगी में हम अपने आसपास की चीजों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते हैं। मतलब रोज की जिंदगी में जो जो चीज होता है, हम ऐसा नहीं होता है कि हम उस पर हरदम सवाल उठाते रहते हैं। बिना सवाल उठाए हम लोग मानकर चलते हैं कि वह पहले से चलती आ रही होगी। हम चीजों को स्वाभाविक मानकर चलते रहते हैं। समझ में आए कि वह स्वाभाविक रूप से ऐसे ही चलती है, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही हो रहा हो, यही मानकर हम लोग कुछ क्वेश्चन नहीं करते हैं। लेकिन कभी कभी हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आ जाते हैं, ऐसा अचंभा का क्षण जो हमारे मन में सवाल उत्पन्न कर देता है। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं। क्या उत्सुक हो जाते हैं भाई? ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक रूप है, ऐतिहासिक है, जिसमें इतिहास का कुछ न कुछ घटना जुड़ा हुआ है। किसी व्यक्ति को, जैसे एग्जाम्पल आप देखें, किसी भी व्यक्ति को सड़क के किनारे अगर आप चाय के घूंट भरते देखेंगे, चाय पीते देखेंगे, तो आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफी पीने का चलन कब से शुरू हुआ भाई। अब आप किसी को चाय पीते देखेंगे तो आपके मन में उठ सकता है कि चाय और कॉफी जो है पीना तो आपने स्टार्ट कर दिया, लेकिन यह पीना स्टार्ट कब से हुआ है, यह क्वेश्चन मन में आ सकता है। अगर आप रेलगाड़ी के खिड़की से बाहर झांकते हैं तो आपके जहन में, आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि रेलवे का निर्माण कब हुआ, यानी कि ऐसा ऐतिहासिक क्वेश्चन जो है हमारे मन में हरदम आते रहता है।
रेलगाड़ी के आने से पहले दूर दूर तक यात्रा किस तरह कर पाते थे हम लोग। यह मन में आने लगता है कि अभी तो भाई मान लीजिए कि यहाँ से जम्मू से कन्याकुमारी जाना है या कहीं से जाना है, समझ में आए, तो हम लोग रेलगाड़ी से चले जाते हैं या कहीं से चले जाते हैं। अब आप लोग अच्छे से देखेंगे कि भाई या मन में क्वेश्चन आएगा कि पहले लोग कैसे जाते थे इतना दूर दूर। जैसे यहाँ से मुंबई जाना है तो यहाँ से मुंबई जाने में टाइम लगता है, तो पैदल लोग कैसे जाते होंगे जब रेल से इतना टाइम लगता है। तो वही मन में आता है सवाल कि रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे। सुबह सुबह जब हम अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपता था, यानी अखबार था ही नहीं, उस समय लोगों को चीजों की जानकारी कैसे मिलती थी भाई। जब अखबार था नहीं तो हम लोग को न्यूज कैसे मिलता था। जैसे इस टाइम लॉकडाउन है, ठीक है, और लॉकडाउन में मान लीजिए हम लोग घर बैठे हैं और घर बैठे अगर न्यूज चैनल नहीं होता, अखबार नहीं होता, अगर टीवी हम लोग के पास नहीं होता तो हम लोग पास न्यूज आता नहीं कि दिल्ली में क्या हो रहा है, कहीं और क्या हो रहा है। यानी कि पहले के जमाने में जब नहीं था तो लोगों के पास जानकारी कैसे मिलती थी, यह हमारे मन में सवाल उठने लगता है, समझ में आया। अब यहाँ पे एक चित्र आपको दिख रहा होगा और इस चित्र में एक ब्राह्मण जो है एक मूर्ति को एक मूर्ति बनाया गया है जिसे ब्रिटेनिया कहा जाता था। यह ब्रिटेनिया वहाँ होती थी, वहाँ इसकी मूर्ति बनाई जाती थी जहाँ पर ब्रिटिश सत्ता थी। तो यानी कि हम लोग के देश में ब्रिटिश सत्ता थी, ब्रिटिश राज्य था, अंग्रेजों का राज्य था, तो वहाँ यह बनाया गया था। और एक ब्राह्मण अपना पवित्र ग्रंथ इसे दे रहा है और इस पवित्र ग्रंथ में देकर मानो यह बुला रहा है। एक रेनेल नाम के व्यक्ति हैं, जो मैं अभी ये पढ़ूंगा आपको अच्छे समझ में आएगा। तो रेनेल नाम के व्यक्ति हैं, वह ऐसा लिखते हैं, ऐसा उन्होंने दिखाया है कि मानो ब्राह्मण जो है अपना पवित्र ग्रंथ देकर ब्रिटेनिया को बोल रहा है कि आप आइए और हमारे यहाँ शासन कीजिए। समझ में आया, आपकी जरूरत है हम लोगों को, समझ में आ गया। यह इस चित्र में दिखाया गया है उनके द्वारा, अंग्रेज थे जो। यहाँ पे लिखा गया है कि ब्राह्मण जो है ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहा है। जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किया गया पहले नक्शे का आवरण चित्र, जेम्स रेनेल ने यह चित्र तैयार किया है 1782, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शा तैयार करने का काम सौंपा था। अब आपसे क्वेश्चन आएगा कि रॉबर्ट क्लाइव भाई कौन था। तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था, रॉबर्ट क्लाइव, समझ में आ गया। तो अभी आपके मन में आएगा कि भाई गवर्नर मैंने सुना है, गवर्नर जनरल सुना है, वायसराय सुना है, तो यह कब आए थे, कैसे आए थे, किसके बाद कौन सा आया था। मैं अभी थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में विवरण इसी वीडियो क्लास में दूंगा और इसके बारे में अच्छे से हम लोग अगले चैप्टर से क्लियर करेंगे, समझ में। तो रॉबर्ट क्लाइव जो कि बंगाल का प्रथम गवर्नर था, इसी ने रेनेल को हिंदुस्तान का पहला नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने के लिए किसको कहा था, रेनेल को कहा था। भारत पर अंग्रेजी के विजय के समर्थक रेनेल जो था भारत पर अंग्रेजों के विजय का समर्थक था, यानी कि यह मानता था कि अंग्रेजों ने जो विजय प्राप्त किया है वह सही काम किया है, समझ में आया। अंग्रेजों के बिना भारतीय लोगों का काम अच्छे से नहीं चल सकता है, उनकी सभ्यता नहीं सुधर सकती है, ऐसा रेनेल का मानना था। रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया, मतलब जिस प्रक्रिया द्वारा वर्चस्व, जिस प्रक्रिया द्वारा किसी को गुलाम बनाया जाता है, जिस प्रक्रिया द्वारा किसी पर शासन किया जाता है, अपना वर्चस्व स्थापित किया जाता है, तो रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना, ऐसी प्रक्रिया जो है उस आधार पर नक्शा तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था इसे, समझ में आ गया। और यह बहुत खुशी खुशी ऐसा नक्शा तैयार करता था, इसीलिए इसने ऐसा नक्शा तैयार किया है। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के जो लोग हैं स्वेच्छापूर्वक, मतलब अपनी इच्छा से, अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, समझ में आ गया। अब स्वेच्छापूर्वक अपनी मर्जी से अपनी पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता को, ब्रिटेनिया को, जो ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक थी, उसे सौंप रहे हैं। मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हैं। आप आइए और हमारी भारतीय संस्कृति की आप रक्षा कीजिए, समझ में आ गया। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे आगे कि ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। जो हमारे मन में आता है, जो भी सवाल मन में आता है, वह सोचने पर मजबूर कर देता है कि यह किस समय हुआ होगा। समय को हमेशा साल या महीने के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। हमेशा आप नहीं बोल सकते इसी साल से हुआ होगा, इसी महीने से हुआ होगा, समझ में आया।
कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है। आप एक तारीख तय नहीं कर सकते हैं, एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट तारीख तय कभी कभी नहीं कर सकते हैं। जैसे आप आगे अभी अच्छे से एग्जाम्पल में समझेंगे, जो एक लंबे समय से चलती रही है उसका हम लोग तारीख एकदम एग्जैक्ट तारीख निर्धारित नहीं कर सकते हैं, यह करना गलत होगा। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सुबह चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। ये नहीं था कि सुबह उठे और चाय पीना शुरू कर दिया अचानक, यानी कि धीरे धीरे उनके जुबान पर चाय चढ़ा था, स्वाद चढ़ा था। तो यही लिखा है, इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी जबान पर चढ़ा था, अचानक एक दिन चाय पीना शुरू नहीं किए थे। यानी कि एग्जैक्ट अगर कोई बोलेगा कि बताइए चाय का चलन कब से शुरू हुआ, तो आप बता सकते हैं कि बताइए 2 अक्टूबर से ही हुआ, 1 अक्टूबर से ही हुआ, 10 सितंबर से ही हुआ। कोई डेट एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं आप, यानी कि यह कहना गलत हो जाएगा। यहीं आगे लिखा है कि इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए, कि ब्रिटिश शासन की स्थापना कब हुई, कोई एक तिथि नहीं बता सकते हैं, एग्जैक्ट तिथि नहीं बोल सकते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन, हमारे देश में जो राष्ट्र का आंदोलन चल रहा था, जो हमारे देश में आंदोलन ऐसा चल रहा था कि अंग्रेज भगाओ, हमारे देश में स्वतंत्रता चाहिए, तो जो सब आंदोलन चल रहा था किस दिन शुरू हुआ, या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आया समाज में हमारे, आप यह नहीं बोल सकते। इकोनॉमी में कब बदलाव आ गया, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन कब से शुरू हुआ, इसका एग्जैक्ट दिन आप नहीं बोल सकते हैं, यह बताना भी संभव नहीं है। ये सब चीज़, ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती है, समझ में आ गया, एक लंबे समय में घटती है तब जाकर यह आती है। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं कि ये अवधि में यह हुआ होगा, समझ में आ गया। एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे, उसी अवधि के बारे में बता सकते हैं कि इस अवधि में यह बदलाव शुरू हुआ स्टार्ट होगा। जैसे हम लोग कहते हैं 18वीं सदी 17वीं सदी, ऐसे ऐसे जब बोलते हैं तो हम लोग एक अवधि लेकर चलते हैं कि इसी अवधि में यह बदलाव होना शुरू हुआ होगा। तो फिर मन में सवाल आएगा, तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं, आपके मन में आएगा। आप बताइए कि इतिहास में तारीख जो है, डेट है, उसमें जोड़कर ही इतिहास को क्यों देखा जाता है कि इतिहास में बस डेट का काम है। इस जुड़ाव की एक वजह है। क्या वजह है? एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटना के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। मतलब इससे पहले आपको अच्छे से पता है कि पूरी ओल्ड एनसीईआरटी भी है और ये न्यू एनसीईआरटी है। तो एक ऐसा समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटना के ब्यौरे को ही इतिहास माना जाता था। मतलब युद्ध की घटना जो है उसको ही इतिहास में शामिल किया जाता था और बड़ी बड़ी जो घटना है उसको ही इतिहास का ब्यौरा माना जाता था। यह इतिहास जो है राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। यह इतिहास में क्या लिखा रहता था? राजा महाराजा और उनकी नीति के बारे में, उनका रूल के बारे में, क्या क्या उन्होंने रूल लगाया है उसी के बारे में होता रहता था। इतिहासकार यह लिखते थे, मतलब इतिहास लिखने वाले इतिहासकार जो थे यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, मतलब राजा को कब गद्दी पर बैठाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, कब उसका शादी हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन कौन सी लड़ाई लड़ी और वह कब मरा, उसके बाद कौन सा शासक गद्दी पर बैठा, यानी कि उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इसी तरह की घटना के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है। समझ में आ गया? यानी कि पहले के इतिहासकार यही सब लिखते थे कि कब राजा गद्दी पर बैठा, कब उसका शादी हुआ, किस साल उसका घर में बच्चा हुआ, कब कौन सी लड़ाई लड़ी गई, कब मरा और उसके बाद कौन सा शासक बैठा। इसी में इतिहासकार यही सब लिखते रहते थे और इस तरह की घटना के लिए एक निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह की इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। समझ में आ गया? आप लोग अच्छे से जानते हैं कि अकबर की मृत्यु कब हुई, ये सब जो डेट उट है वह इतिहास में लगभग पूछा जाता है। जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में, यानी कि यह ओल्ड एनसीईआरटी की बात कर रहा है, अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दे और दूसरे सवाल के बारे में भी लिखने लगे हैं। यानी कि आप देखेंगे कि जो न्यू एनसीईआरटी है इसमें क्या है कि अब जो इतिहासकार थे वह दूसरा टॉपिक भी इसमें यूज कर रहे हैं। समझ में आ गया? वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे। पहले तो बस लिखा जाता था कि राजा के बारे में लिखा जाता था, कब युद्ध लड़ा, कब शादी हुआ, कब बच्चा पैदा हुआ, इसके बारे में लिखा जाता था। लेकिन अब इतिहासकार जो है लोग के बारे में, कि उस समय जो लोग थे, जो
जनता थी वह रोजी रोटी कैसे चलाती थी, वह क्या पैदा करते थे खाने होने के लिए, क्या खाते थे, शहर कैसे बना और बाजार किस तरह फैला, यह सब के बारे में भी अब लिखा जाने लगा है। किस तरह रियासतें बनी। अब रियासत मतलब क्या होता है, रियासत मतलब वह होता है कि वैसा जगह, वैसा शासन जिसमें मान लीजिए कि एक जगह है जहां पे एक भारतीय को बैठा दिया गया, समझ में आ गया, एक भारतीय को शासन करने के लिए बैठा दिया गया, लेकिन यह अपने मर्जी से कुछ नहीं करेगा, अंग्रेज जो इससे बोलेंगे वह यह करेगा, यानी कि यह अपने मर्जी से इस पर शासन ना करके अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज इस पर शासन कर रहे हैं। तो वैसे शासन को रियासतें, वैसे जगह को रियासतें, समझ में आ गया। तो वही बोल रहा है किस तरह रियासत बनी, नया विचार किस तरह पनपा, मतलब पहले का पुराना विचार अब नया विचार कैसे पनपा, और संस्कृति व समाज किस तरह बदला, यह सब के बारे में भी अब इतिहासकार लिखने लगे हैं। यहाँ आप लोग एक फिगर देख रहे हैं जहाँ लिखा है लिप्टन टी, समझ में आ गया। यह राजकुमार आर्थर का यह चित्र है जो कि रानी विक्टोरिया का तीसरा लड़का था। इसमें लिखा गया है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि पुराने विज्ञापनों से हमें यह समझने में मदद मिलती है, जैसे यह विज्ञापन का एक चित्र है जो हम लोग देखते हैं कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुआ, जो नया नया प्रोडक्ट है उसके लिए बाजार किस तरह यह तैयार हुआ। जैसे लिप्टन टी है तो लिप्टन टी को लिखा गया फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि इसका प्रचार किया गया है ताकि यह अच्छे से बिक्री हो। तो वही कह रहा है कि पुराने विज्ञापन से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पाद के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए और इसी तरह जाके यह बाजार में फैलना स्टार्ट हुआ। किस तरह नई रुचियां चलन में आई, 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया, समझ में आ गया। यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग, जो दुनिया भर के शाही लोग थे, दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। इस चाय को दिखाकर बताया गया है कि यहाँ पे फोटो लगा दिया है राजकुमार का, कहने का मतलब है कि राजकुमार लोग यह सब चाय पीते हैं। इस विज्ञापन की मदद से यह बताया गया है। तो वही लिखा है कि 1922 में लिप्टन चाय जिसका नाम था, तैयार किया गया था और इस बात पर संकेत किया गया था कि दुनिया भर के जो शाही लोग थे, राजा महाराजा लोग थे, यही चाय पीते हैं। इस तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, देख लीजिए, एक महल दिखाई दे रहा है भारतीय, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन के रानी विक्टोरिया का तीसरा लड़का, मैंने बताया रानी विक्टोरिया का यह तीसरा लड़का राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है और राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई, समझ में आ गया, इसे ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई थी। तो आप लोगों ने इतना अच्छे से पढ़ा। कल के वीडियो में हम लोग अच्छे से यहाँ से स्टार्ट करेंगे और आप लोगों को देखेंगे। और मैंने बताया कि वीडियो के लास्ट में मैं कुछ बताऊंगा कि बंगाल का गवर्नर ये सब क्या था। तो यहाँ आपको समझा दूं कि जो बंगाल का प्रथम गवर्नर था, सबसे पहले आया कि बंगाल का गवर्नर, समझ में आ गया, उसके बाद आया बंगाल का गवर्नर जनरल। आप देख लीजिए, पहले आया बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, अब बंगाल का नाम बदल दिया गया, अब यहाँ पे भारत रख दिया गया, यानी भारत का गवर्नर जनरल, समझ में आ गया। अब भारत के गवर्नर जनरल के बाद क्या आया होगा, भारत के गवर्नर जनरल के बाद भारत का अब वायसराय नाम कर दिया गया। आप देखिए, पहले गवर्नर था बंगाल का, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल नाम किया गया, फिर भारत का गवर्नर जनरल कहा गया, यहाँ बंगाल हटा के अब भारत का गवर्नर जनरल नाम ही हटा दिया गया, वायसराय रखा गया। जब वायसराय रखा गया तब तक चला जब तक कि स्वतंत्रता हमें नहीं मिली, और स्वतंत्रता जब तक नहीं मिली तब तक वायसराय था। जैसे ही स्वतंत्रता मिली फिर से यह गवर्नर जनरल नाम पड़ा और उसके बाद फिर स्वतंत्र भारत का आप जानते हैं गवर्नर जनरल ही नाम रह गया। यह गवर्नर जनरल कौन कौन था, अब आप लोग को अच्छे से बता दूं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर, क्वेश्चन पूछे कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। यही मैंने बताया था, बंगाल का प्रथम गवर्नर। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल आ जाए, बहुत लड़के इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि गवर्नर कौन था, गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल आ जाए तो वारेन हेस्टिंग्स था, समझ में आ गया। यानी कि यहाँ पे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो वारेन हेस्टिंग्स, और बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछेगा तो रॉबर्ट क्लाइव। यह कब आया था, प्लासी के युद्ध 1757 के बाद इसको बैठा गवर्नर बना दिया गया था, कंपनी के थ्रू यह बना था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेटिक था। भारत का अगर पूछेगा कि बताइए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो आप बोलेंगे विलियम बेटिक।
भारत का प्रथम वायसराय पूछेगा तो लॉर्ड कैनिंग, यही जो था भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। तो वायसराय कोई पूछेगा प्रथम वायसराय बताइए भारत का, तो लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बताइए, विलियम बेटिक। बंगाल का प्रथम, अगर बंगाल वर्ड यूज हो जाएगा तो वारेन हेस्टिंग्स, और बंगाल का प्रथम गवर्नर यूज होगा तो रॉबर्ट क्लाइव। अब यहाँ देखेंगे स्वतंत्र भारत का, जब स्वतंत्र हो गया तो प्रथम गवर्नर जनरल तो माउंटबेटन। बहुत एग्जाम में आता है कि बताइए स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, माउंटबेटन। अब यहीं पे एक वर्ड लिख दिया जाए कि स्वतंत्र भारत का तो था, हमारा देश आज़ाद हो गया था, लेकिन यह ब्रिटिश था, अंग्रेजी था, तो यहाँ पे हंगामा होने लगा कि भाई ब्रिटिश को क्यों बनाया गया, तो इसे हटाया गया और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बनाया गया। किसे, सी राजगोपालाचारी को, सी राजगोपालाचारी को। यह 1950 जब तक कि हमारा संविधान लागू हुआ तब तक रहे, उसके बाद यह पद हटा दिया गया और फिर से राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। तो आप लोग अच्छे से यह देख ले सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, अगर जो बच्चे के मन में सवाल आ रहा है कि बताइए बंगाल का प्रथम गवर्नर तो यह था, लेकिन अंतिम कौन था, तो यही था वारेन हेस्टिंग्स, यानी कि ये अंतिम था और जैसे ही यह पद हटाया गया यह आके यह बन गया। अब पूछा गया कि बताइए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बेटिंग था, लेकिन यहाँ क्वेश्चन दे दे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल का अंतिम गवर्नर बताइए, तो अंतिम यही होगा, बेटिंग होगा, यहाँ पे अंतिम होगा बेटिंग। और जैसे ही अंतिम था यह पद जैसे ही हटाया गया तो बेटिंग को ही यहाँ बना दिया गया। यानी कि आप अच्छे से समझ सकते हैं कि यही वाला यहाँ होता है, समझ में आया? अंतिम यही होता है, बेटिंग यहाँ का अंतिम होगा और वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम गवर्नर होगा और यही अंतिम गवर्नर हटा के बंगाल का गवर्नर जनरल बना। तो आप अच्छे से थोड़ा हिंट में दे दिया आपको समझने के लिए, बाकी एक बार रिवीजन करा दो। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेटिक, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत का अगर प्रथम भारतीय लग जाएगा तो सी राजगोपालाचारी। अगर अगले के लेक्चर में हम लोग अच्छे से यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और हम लोग देखेंगे कि एनसीईआरटी को कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाता है और कैसे मज़ा से पढ़ा जाता है। आप लोग यकीन रखिए कि इतिहास में आप लोग को रुचि बहुत बढ़ जाएगी और हम लोग ऐसे ही पूरा एनसीईआरटी जो कि यूपीएससी और अन्य एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम लोग स्टार्ट करेंगे और पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। आप लोगों ने इतना सुनहरा टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।